स्कूल एजुकेशन के भी थे, 3 जिलों के कलेक्टर थे और जहाँ जहाँ गए इतना अच्छा प्रशासन किया कि सारी जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी। पेड़ के नीचे बैठ कर लोगों की समस्या भी हल की है, लोगों को बुला बुला करके उनकी समस्या हल की है। कभी 24 घंटे होते ना, इनके लिए 28 घंटे थे काम करने के। और एक बात और बताऊँ, इनके मुँह पर इनके सामने कहना ठीक मिलता, मैं ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को मिला हूँ, लाखों को मिला हूँगा, पर जो सर्वोत्तम व्यक्ति मेरे जीवन के सर्वोत्तम व्यक्ति टॉप पर जो है 8-10 मान लो लंबे जीवन में, उनमें से बिस्सा जी एक जोरदार ताली। आप कई किताबें हैं, पर सबसे बड़ी चीज यह है कि इन्होंने स्वाधीनता संग्राम पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य और भारत के परिप्रेक्ष्य में इतना काम किया है, इतने लेक्चर दिए हैं इन्होंने। और एक इनका स्वयं का एक ग्रुप है जिसमें कि फ्रीडम मूवमेंट पर जो लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अपना योगदान किया है, उनकी जीवनी के बारे में बड़े बड़े लोग आकर बोलते हैं और प्रेरणा लेते हैं और देते हैं। तो आज निश्चित रूप से हम उनके मुखाबले से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में सुनेंगे और अपने आप को प्रेरित करके उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वाधीनता केवल आज़ादी से पहले की नहीं होती। स्वाधीनता होती है मन के विचारों में यदि कोई इस प्रकार की दास्ता है, यदि हम दूसरों से बहुत प्रभावित होकर के अपने आप को हीन माने, यदि हमारे देश को हम दूसरों की तुलना में छोटा माने, यदि हमें इस प्रकार की परिस्थितियां हों जिसमें कि हम स्वयं आत्मविश्वास से अपना कार्य नहीं कर सकते, वो भी दास्ता है। उस दास्ता से किस प्रकार से लड़ें, ये हमें आज सीखने को मिलेगा श्री बिस्सा जी से। श्री बिस्सा जी अभी डीआर मेहता साहब आने वाले, वो किताबें बच्चों के स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत ही अच्छे। सत्संग बैठ के, सत्संग बैठ के होता है ना। आपका स्वागत तो मैं खड़े होकर बैठे हूँ। अच्छा, मेरा स्वागत, बड़े राम रे, मैं नमस्कार। देखिए, आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति की तारीफ की जाती है, किसी व्यक्ति के अच्छे काम से खुश कौन होता है, और जिसको अच्छे कामों को सुनकर के जो अपने व्यक्ति को सुनकर के अच्छा लगता है, दो लोग होते हैं। या तो पिता को अच्छा लगता है मेरा पुत्र बहुत अच्छा काम करे, या गुरु को अच्छा लगता है। मैंने जो कुछ भी बातें कही ना, जब भी कोई शिष्य कोई काम करता है तो गुरु उसको आगे बढ़ा के कहता है। आपने वो सारी बातें जो कुछ भी करने का है ना, इनसे सीखा हुआ है। आप बहुत अद्वितीय हैं। ये यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे ना, हमारे गुरु थे, और गुरु भी इस तरह से जो हमें काम करना पढ़ना सिखाते थे, और जो एग्जाम हमने दिए और एग्जाम कैसे देने हैं, कैसे पास होना है, ये आपने सिखाया था। और जब मैं पास होकर के RAS के एग्जाम में सर्विसेज में आया, OTS में ट्रेनिंग लेने, तब भी मुझे इन्होंने सिखाया। और जब मैं IAS में आ गया, फिर आया OTS में, तब भी इन्होंने सिखाया। और जब मैं सेक्रेटरी एंड कमिश्नर DPR से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रिटायर होकर के और OTS को ज्वाइन किया एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, एज ए सीनियर ऑनररी फेलो, ऑफिसरों को पढ़ाने के लिए, तो भी उन्होंने पढ़ाया हुआ, तो वही थे। तो इतने लंबे समय तक जो भी सीखा आपसे सीखने को मिला है। इसलिए आप ये समझना, जो कुछ कहा है इन्हीं का किया हुआ है, ठीक है? इनके लिए गाने बजाओ। ये सब तालियां इनकी है, ठीक है? आपके लिए दूसरों की तारीफ करना सबसे बड़ी तारीफ है। तो हमने की नहीं, आप तो वास्तव में लायक हैं, हम तो आपके सामने नहीं। अब आप कह रहे हैं कि इनफॉर्मल वे में बैठ करके चर्चा करें, तो इनफॉर्मल चर्चा करें, ठीक है? चर्चा की तरह करते हैं, बजाय इसके कि मैं इसमें लेक्चर की, ठीक है? लेक्चर है। वैसे आपने नोट किया होगा, जब भी सत्संग होता है सब बैठे होते हैं, गुरु भी बैठा होता है, साधु भी बैठे होते हैं। पता नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, खड़ा होकर लगता है जैसे मैं दूसरों से भिन्न हो गया हूँ, उनको हम तो एक ही हैं। और ये भी सीखने की बात है। और बिस्सा जी से ये सीखें कि कैसे इंसान न केवल जीवन में व्यावसायिक दृष्टि से श्रेष्ठता प्राप्त करता है,
और कैसे इंसान एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्वयं संदेश दे करके और अपने गुरु स्वयं बन के ऊंचा उठता है। इनसे सीखना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आप सबकी ओर से मिश्रा जी को कि मैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मुख्य जो एक बिंदु हैं उनके बारे में प्रकाश डालें। कैसे क्या बात कहती है, इनसे सीखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप गर्व करेंगे इस बात पर कि हमने कभी अरोड़ा साहब को सुना था। न जाने कितने सेक्रेटरी, कितने चीफ सेक्रेटरी, कितने कलेक्टर, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट इनके स्टूडेंट होकर के निकल गए और कितने लोगों को पीएचडी करा दी, सैकड़ों किताबें लिख दी, 100 के करीब किताबें लिख दी। सर आपको खुशी होगी कि परसों से हमने यहाँ पर एक प्रकृत भारती ग्रुप बनाया सक्सेस। उसमें अभी 40 बच्चे आ गए हैं, तो उनको हम मोटिवेशन वीडियो जो अच्छे हैं, मेरे ही नहीं दूसरे भी, इनको भेजा करेंगे। दिए भी हैं, मैं भेजूंगा उससे नहीं है हमारे वेबिनार करते हैं उसको भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। वो ग्रुप है, मैं ऐसा करता हूँ फिर आपको उसमें डाल लेता हूँ जिससे आप उसको भी करेंगे। तो अभी रीना जी को मैंने बनाया है, इनको भी बना रहे हैं। और आप जिन्होंने मेंबर नहीं बने अभी, उसमें क्या प्रेरणा ही तो है, उसमें कोई रिस्क भी नहीं, ना कोई पैसा है ना कुछ देना है। उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि मुझे एक अपने व्हाट्सएप से मुझे बस नमस्कार करनी है मेरे व्हाट्सएप पर, तो वो नंबर आपका आ जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा और आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अभी 40 लोग हो गए हैं और भगत सिंह जी का है, जबरदस्त वीडियोस हैं, कबीर के भी हैं, सब हैं। तो रोज एक दो वीडियो में भेजता हूँ, उससे आपको जिंदगी में बदलने में, मेरी भी जिंदगी बदली है, तो अच्छे विचारों से बदली है, विवेकानंद से बदली है। विवेकानंद पर खास जोर है हमारा। तो आप लोगों को मैं रोज देखता हूँ और मैं आपको पहले एक बार पूछ लूँ, आप लोगों में से आरएस का एग्जाम कौन कौन दे रहे हैं? दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे हैं लोग, सब लोग एक था कल, आज नहीं आया ये आरएस का। सब इंस्पेक्टर के सब लोग दे रहे हैं सर। ये मैंने रीना जी को कहा था, मैं 15 साल से यहीं पर हूँ और रोज आपको देखता रहता हूँ, रहता हूँ, मेरा ऑफिस है, मेरा तक पास वाला। मैंने ये कह रखा था इनको कि इनमें से जिन बच्चों को इंग्लिश की तैयारी करवानी है उनका ग्रुप बना दें, जीके का ग्रुप बना दें और मैथ्स का बना दें। 3 की आवश्यकता पड़ती है, बाकी सब्जेक्ट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती। इंग्लिश, मैथ्स और जीके उनका ग्रुप बना दें। उनके अगर 5-7 बच्चे भी हैं एक में, 1-2 तो है मेरे रूम में आ जाए, और अगर 5-7 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं एक के अंदर, तो अपन इसमें मैं एक्सपर्ट्स को लेकर के आऊँगा। पहले मैं शुरू किया था यहाँ मैथमेटिक्स की यहाँ पर क्लासेज लगाई थी, इंग्लिश की भी लगाई थी। तो आप लोग का ग्रुप बना के रीना जी को नाम देने के, मैं सब मैथ्स के लिए, मैं जीके के लिए और मैं आपके इंग्लिश के लिए। तो आप लोगों को एक अलग से अपन क्लासेज लगा देंगे और आपको उस पर तैयारी करवा देंगे। ये मैं खासतौर से कह देता हूँ आपको, ये हमारा काम है इसमें यहाँ पर प्रगति भारती का, ठीक है। मैं प्रगति भारती का एग्जीक्यूटिव हूँ, मैंने आपको ऐड कर दिया सर। तो ठीक है सर। तो जहाँ तक फ्रीडम मूवमेंट का सवाल है, देखिए स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की एक अहम बात है। किसी ने कहा है लिबर्टी लाइज इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, इट विल डाई देयर, नो किंग, नो लॉ, नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन सर्वाइव इट, इफ इट सर्वाइव देयर नो वन कैन क्रश इट। ये स्वतंत्रता शब्द जो है ये व्यक्ति के हार्ट में रहता है, हर व्यक्ति की चाह रहती है। अगर वो वहां पर अगर खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वो गुलाम होना स्वीकार कर ले, तो कोई उसको ऊपर उठाने में बहुत मुश्किल होता है। पर एक अगर उसका एक किरण भी रहे तो वो कभी विद्युत हो जाती है और वो अपनी गुलामी को सहन नहीं करता, उनको उखाड़ फेंकता है। इस देश में जहाँ तक विदेशी शासन का प्रश्न है, वो एक ब्रीफ में अगर देख लें तो 1206, 1192, आपको मालूम है 1192 के बाद में 1206 में पहला एक शासन स्थापित हुआ, जो शासन था गुलाम वंश, ठीक है। और गुलाम वंश का शासन कुछ वर्ष तक रहा। गुलाम वंश के शासन में जैसे वो आपके मालूम ही आपको, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक एक काम होता है। उसके बाद में दूसरा जो आया वह आपके खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, फिर आपके सैयद वंश, लोधी वंश आते रहे। आज आखिर एक इब्राहिम लोधी के दौलत खान लोधी ने उनको आमंत्रित किया बाबर को। दौलत खान लोधी ने उनको बुलाया कि आप हमला करो, वो बुलाए और उन्होंने हमला किया और इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना।
और मुगल वंश काफी समय से चलता रहा, उसे नाम की आवश्यकता नहीं है। उनके चलते हुए ही उस दौरान देश में एक बड़ी घटना हुई जिससे उस समय अपने स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारत में अंग्रेजों की स्थापना जो हुई वह पहले की बात अगर छोड़ भी दें तो 1757 का जो युद्ध था, इसके बीच हुआ था 1757। वो एक ऐसा लैंडमार्क था जिस समय अंग्रेजों की विजय हुई ऐसी कि आसपास के सारे सबसे बड़ा शासक उस समय जो था वो था सिराजुद्दौला, वो था अवध का, वो शासक था बंगाल का। और सिराजुद्दौला का शासन था, बहुत ही पावरफुल किंग था, और उसके ही एक सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ धोखा करके उसको हरा दिया 1757 में। ये 1757 का जो युद्ध था वो हो तो गया, लेकिन उसके अंदर दिल्ली की सत्ता शामिल नहीं थी, दिल्ली की सत्ता उसमें शामिल नहीं थी और अवध भी शामिल नहीं था। फिर 1764 में एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। वो वास्तविक जो सत्ता अंग्रेजों में कायम हुई उसके बाद कोई नहीं बचा अपने भारत में जो उनका मुकाबला कर सकता, कि उसके अंदर शाह आलम दिल्ली के शासक, शाह आलम बादशाह, दिल्ली का बादशाह, देश का बादशाह, और सिराजुद्दौला भी साथ में, और इन दोनों को साथ, और वहां का बंगाल का शासक मीर कासिम, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया, फिर मीर कासिम मीर जाफर को बना दिया, ऐसा अपराध करे। तो मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना को भी उन्होंने बक्सर के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो एक जो वास्तव में लैंडमार्क जो बात थी वो 1764 का बक्सर का युद्ध था जिस कारण से हुआ। और 1764 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। मैल्कम ल्यून ने अपनी पुस्तक में लिखा इंडिया रिवोल्ट में, दुनिया के इतिहास में इतनी अत्याचारी, इतनी भ्रष्ट सरकार कहीं पर भी शासन नहीं हुआ जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो 1857 तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, और कंपनी चाहे जिसको हटाती, चाहे जिसको बैठाती, चाहे जिसके सुरक्षा के लिए अपने सैनिक बुलाती, और ये काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती रहती थी। उनके आते रहे गवर्नर आते रहे, और उन्होंने ये काम करते रहे। ये जो काम करते रहे तो 1857 तक, जो 1757 100 साल का जो समय था, उस 100 साल में इतनी लूट मची, इतने अत्याचार हुए कि इस देश ही नहीं हिल गया, बल्कि अफगानिस्तान फिर जो अपना पूरा जो भारत था, अफगानिस्तान प्रांत, ईरान, इराक, उसके बाद पाकिस्तान से लेकर के और यहाँ बर्मा तक, और ये लंका, ये सारा विशाल, ये नहीं हिल गया, बल्कि मिडिल ईस्ट तक लोग, और अंग्रेजों की इस गैर जिम्मेदार सरकार के विरुद्ध विदेशी कुछ शासक जो थे, देशों ने अभी उनको बड़ी किरकिरी करी। आखिर 1857 में उन्होंने 1858 में उन्होंने अपना राज स्थापित किया, वो ब्रिटिश राज स्थापित हुआ। ठीक है, अब प्रश्न ये है 1757 से 1857 तक जो युद्ध होते रहे, उसमें आपको मालूम है कि उस दौरान और उससे पहले प्रारंभ जब हुआ था 1605 में, जब कामसरो यहाँ पर आया था, और 1605 में अजमेर में उन्होंने उसको यहाँ पर व्यापार करने के लिए परमिशन दी थी। उनसे प्रेरित होकर के फ्रेंच भी आए, डच भी आए, और पुर्तगाली आए, बहुत सारे पुर्तगाली पहले आ गए थे। इन सबका जो सिस्टम चलता रहा दक्षिण में चलता रहा, मार्तंड वर्मा, नायकान और भीम पांड्या, ये सारों ने, कट्टबोमन और स्वतंत्रता सेनानी पिणक्की, स्वतंत्रता चेन्नम्मा, इन सब ने खूब युद्ध किए और खूब उनको परास्त भी किया। आखिर फिर भी हारे धीरे धीरे करके। और उस दौरान जब ये सब कुछ हो गया तो आखिर ये ऐसी स्थिति कायम हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्याचारों में धर्म की भावना और ऐसे कारतूस बनाए जिस कारतूसों में
सूअर और उसकी गाय की चर्बी डाली गई, जिनको कि हाथ से खोलना पड़ता था। तो ये जब हुआ तो यहाँ के उन्होंने दोनों कौम थी उसमें, सभी लोग थे। उस समय ऐसा भेदभाव था ही नहीं, आपस में सभी एकजुट होकर काम करते, सभी राजाओं के अंदर था ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं थे। महाराणा प्रताप के सेनापति वो थे, ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर के और उसका विरोध किया। मंगल पांडे ने विरोध किया और मंगल पांडे के साथ में और लोगों ने भी, काली बटन वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। ये सारा इतिहास पूरा गवाह है कि किस तरह से उन्होंने उन अंग्रेजों की सत्ता को चैलेंज किया। और एक फर्क पड़ गया थोड़ा सा, 10 मई के दिन जब वहां से मेरठ में ये अंग्रेजों का अपने भारतीय लोगों के दल जा रहा था, तो जाते जाते एक ऐसी घटना हुई, एक बात तय हो गई कि 31 मई को पूरे बुंदेलखंड, रोहेलखंड, बघेलखंड, इनके सबके जो शासक है सभी, वो सभी मिलकर के एक साथ एक, और उनके मुगलिया सल्तनत जो थी, बादशाह जफर, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को युद्ध करेंगे, उनको निकाल देंगे। तो तय हो गया था सब कुछ। लेकिन 10 मई को घटना ऐसी हो गई, 10 मई को तो मोहल्ले से गुजर गए थे, तो ऊपर वो नाच गाने वाले कुछ लोगों ने उनको कह दिया कि चूड़ियां पहन लो तुम लोग तुम्हारे पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, तुम यहाँ पर मौज मस्ती में घूम रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उद्वेलित हुए, ऐसा कहा जाता है। कई तरह और बातें हुई थी, जैसे छोटी सी घटना थी, बहुत सारी बातें थी। और 10 मई को ही उन लोगों ने वहां से अपना कूच किया और कूच करके सीधे दिल्ली पहुंच गए। आसपास लोगों को मारते जो कुछ करते हो करके मेरठ और आसपास के लोग सारे बढ़ करके दिल्ली पहुंच गए। और वो मैं हम नेतृत्व करो हमारा युद्ध करेंगे। अब वो चूंकि एकजुटता और एक दूसरे से तात्या टोपेर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना जी वगैरह सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के जो कुछ करना चाहिए, लेकिन वो चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं था एक, तो दूसरा जो मार्शल कौम जो थी हमारी यहाँ के राजाओं ने, राजस्थान ने योगदान दिया। राजस्थान के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारे शासक जो नहीं थे, राजा जो थे अधिकतर, उन्होंने उसका योगदान उसमें नहीं दिया और सिखों ने नहीं दिया। और योगदान हमारे नेपाल के जो तीनों माते तीनों ने वो योगदान नहीं दिया। वो योगदान नहीं देने से वो जो अपने बहादुर शाह जफर को जब कहा नेतृत्व करो, तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, लेकिन उसके बाद वो तैयार भी हो गए। तब तक बात बीत गई थी और वहाँ पर चांदनी चौक वहाँ पर कत्ले आम हुआ, बहुत कुछ हो गया। आखिर उन्होंने घर गिरफ्तार करके और रंगून भेज दिया। बहुत बड़ा इतिहास, ये एक बात हो गई। फिर जी फ्रीडम मूवमेंट का फ्री हिस्ट्री पर 18 फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट। बहादुर शाह की बात कही। हाँ प्लीज बहादुर शाह जफर, हाँ उसकी सर सही ले, ये बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे, शायर थे बहुत कुछ, पकड़ के ले गए बर्मा में। उनकी दो एक में साथ थी, बिल्कुल गरीबी की हालत में, तो बहुत अलाउ मिलता था। उनका डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, दफना दिया। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि किसी को पता ही नहीं कि कब्र कहाँ होगी। अच्छा, वो कब्र पर मिट्टी डाल दी, ऊपर घास लगा दिया। मैं गया अब गए? हाँ, यमून में देख क्या है, देख क्या है। और वहाँ इंडिया और पाकिस्तान के सब प्रोमिनेंट लोग जाते हैं। मनमोहन सिंह जी वहाँ गए, जाने वाजपेयी जी वहाँ गए, मोदी जी भी वहाँ गए, शायद वहाँ गए, मुझे याद नहीं। और पाकिस्तान के भी कई लीडर्स वहाँ उन्होंने, मैंने मेरी किताब लिखा हूँ, मेरे शेर को कोट किया है, अब याद है ना,
सिद्धू को जमीन देना मिली। हाँ हाँ वही। क्या कहा आपको ध्यान है? हाँ, इतना बदनसीब जफर की दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। ये उन्होंने गजल लिखी थी, उन्होंने राग सिंह रंजनी में। दो फीट लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, यहाँ लिखी उसने, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े बयान में, आखिरी में 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। हिंदुस्तान का बादशाह मुझे दफन के लिए जमीन मिली यहाँ पर, ये कहा। ये सर ने याद दिलाया, उनके साथ ऐसा हुआ जब वो जा रहे थे, एक घटना हुई ऐसी, एक घटना हुई, उनके जो पुत्र थे वो तो विद्रोही होकर के उन्होंने नेतृत्व किया उसका, विद्रोहियों का अपने फ्रीडम फाइटर्स को किया, वो फिर लखनऊ चले गए। 2 पुत्रों को जब वो जा रहे थे तो उनके पीछे से इनका कोई नाम लेवा नहीं मिलना चाहिए, तो जब जो खूनी दरवाजा दिल्ली में जो है वहां पर उनको रोका, उनको जाते हुए को उनको रोका। उनकी एक बेगम साथ में थी, एक बेगम सब छोटी बेगम उनके साथ में थी, उनको रोका कि बादशाह हो, बादशाह थे तो हिंदुस्तान के बादशाह थे, बिना तोहफे नहीं जा सकते, तो तोहफा देंगे आपको। तो उनका एक तोहफा लेकर हडसन नाम के एक जो थे सेनापति उनके साथ गए और एक थाल में उनको लिपटा हुआ एक तोहफा लिए और हटाया तो दोनों बेटों के सिर थे। हिंदुस्तान के बादशाह के दोनों बेटों के सिर उनको उस रूप में भेंट किए खूनी दरवाजे पर। खूनी दरवाजे बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था, उस समय युद्ध हुआ था, तो उसी समय आप इंसाफ लेकर ही जाइए। तो उसने कहा कि वो प्रसिद्ध हडसन को कि अब जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दमदमा यानी कलकत्ता, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, अब जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा कि हिंदियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब के लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये कहा उन्होंने। हडसन जो थे उन्होंने कहा कि दमदमे में दम नहीं है, कलकत्ता खत्म हो गया, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, अब तुम बचे हुए उतना ही बहुत है, अब जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की तलवार ठंडी हो चुकी है, अब जाओ। तो उसने ये शेर वापस लिखा, ये इतिहास में है। किसने लिखा वापस? बस जफर ने हिंदियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, बहुत तेज तलवार तख्ती चलती रहेगी, चिंता मत करो, हिंदुस्तान की तेग कभी ठंडी नहीं होगी। ये कहा कह के क्या बादशाह जफर। फिर वहां बैठ करके उन्होंने गजल लिखी, ये जो फेमस जो सर ने अभी बताई थी, वो जो 2 गज जमीन, बहुत ही अच्छी गजल है, तो वैसे सुन करके और आंसू आ जाते हैं। और राग सिंह रंजनी में है, वो राग को जानते थे, रंजनी में बहुत अच्छी गजल लिखी है उन्होंने। खैर, तो एक इतिहास का एक पन्ना हुआ जब उनका ये नेतृत्व किया। आपको जान करके ये जब ये कहा गया था कि आपने, इनको ये कहा गया कि आपने हमारे साथ में बहुत ही हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, हमने आपको कहा कि आप इनका जो विद्रोही है ये लोग, इनका नेतृत्व तो नहीं करेंगे, फिर भी आपने किया, इसलिए आपको दंड देते हैं हम विदेश निकाले का। तो उसके ऊपर ही उन्होंने लिखा है, बहुत लिख के भेजा उसको, इतिहास में लिखा है कि विद्रोही क्या, आपने नमक हराम तो आप हैं। किसको कहा है? ये अंग्रेज हडसन नाम का सेनापति था, अंग्रेजों को। जफर ने कि हमने तुम्हें यहाँ आकर के और यहाँ आकर के रहने के लिए दिया, यहाँ आकर के तुम्हारे व्यापार के लिए तुम्हें अनुमति दी, और तुमने हमारे साथ ये सिला दिया, हमारे साथ ये किया कि मुझे तोहफे के रूप में बच्चों के सौदे करके भेज रहे हो, ज्यादा तो क्या हो सकता है। तुमने जगह जगह नाफरमानियां तुमने हमारी की है। अंग्रेज जब जहांगीर के पास लाइन और सुने, जहांगीर के पास जो लेने के लिए आए थे, ये इतिहास सम्मत घटना है। तो इतना उस समय का जो जहांगीर का जो खजाना था,
इतना खजाना था कि उसने कहा न जाने कितने देशों के पूरे खजानों से भी ज्यादा बड़ा खजाना था उस समय। तो उन्होंने कहा कि किस बात के शौकीन है जहांगीर, जहांगीर कितना शौकीन है, तो शराब के शौकीन है। तो 3 बार वो उसके राजा को सफेद हुआ और उसके लेकर के, तो जब उसने कहा कि अब ये मुझे ये पट्टा दे दो मुझे व्यापार करने का दे दो, तो उसने फेंक करके कहा, ये उसने शराब में फेंक कर कहा, तुम क्या सोचते हो इसके लिए मैं हिंदुस्तान में आने का पट्टा दे दूंगा। उसको अपमानित करके वापस भेज दिया था उसको, पर फिर भी हार नहीं मानी। तीसरी बार चौथी बार आया वो अजमेर, तब उसने कहा चलो ठीक है आपको ये व्यापार करना पड़ता। ये किया, इतना पावरफुल शासक था जहांगीर उस समय। खैर अब 1757 हो गया, 1857 में उनका राज कायम हो गया। अंग्रेजों की उस समय अंग्रेज सत्ता हो गई, उनके गवर्नर जनरल यहाँ पर आ गए और सीधा अपने इंग्लैंड के उसमें शासन में राज शुरू हो गया। अब जब ये शुरू हुआ तो यहाँ पर उस समय 2 तरह की बातें थी। एक थे ग्रुप वो जो था जो अंग्रेजों की सत्ता से इतराज नहीं था, लेकिन उसके अंदर अपना चाहते थे कि उसके अंदर हमारा भी से होना चाहिए। वो थे नरम दल के नेता, जिसके अंदर गोपाल चंद्र गोखले थे, दादा भाई नारोजी थे, एम.जी. रानाडे थे। इन्होंने ये कहा कि ठीक है, लेकिन हमें इसमें सत्ता में स्वराज पूर्णतः न हो, लेकिन हमें भी अधिकार होने चाहिए, ये उन्होंने कहा। और इवन कुछ हमारे कवियों ने लिखा, जैसे भातन हरिश्चंद्र ने लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सवे सुख सारी, परधन विदेश चली जा गिरती ख्वारी। अंग्रेज राज तो ठीक है, उसमें शांति व्यवस्था बहुत है, लेकिन हमारा धन विदेश में जा रहा है, ये बहुत दुख होता है। मतलब ये बात उस समय उनको कही, ये बात नहीं बोल रही, ऐसी बातें हो रही थी। दूसरा जो ग्रुप था, वो ग्रुप था जो था कि नहीं, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसको लेकर दूंगा। वो थे कौन थे? लोकमान्य गंगाधर तिलक। वो तिलक ने यह घोषणा की, लाल बाल और पाल, नाम याद रखिएगा, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल बंगाल के, लाला लाजपत पंजाब के, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, तीनों क्षेत्र से। इन तीनों की सत्ता का कहना यह था कि हमें तो बिल्कुल पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, हम लेकर के दूंगा। उन्होंने खूब लेख लिखे, खूब आए, उनको फिर रंगून में 6 साल तक उनको भी देश निकाला दे दिया अंग्रेजों ने, तिलक ने। वो सब शासन चलता रहा, काफी कुछ व्यवस्था चली, दक्षिण में भी हुआ, बहुत संघर्ष हुए, जगह जगह संघर्ष हुए। फिर शुरू होता है इसके पश्चात दूसरा दल था। अब उस समय 1915 में, उस समय तक गांधी जी थे अफ्रीका में, तो 1915 तक तो गांधी जी से पहले वाला शासन व्यवस्था चलती रही और जगह जगह आंदोलन होते रहे, जगह जगह गोलियां भी चलती रही, जगह जगह कई तरह के काम होते रहे। 1915 में गांधी जी यहाँ आए और वहां पर अंग्रेजों की सत्ता को चैलेंज करके आए थे, वहां पर इंग्लैंड को, वहां पर अफ्रीका में, और उनको अपने अधिकार दिला करके आए थे। तो उनका बड़ा नाम था और वैश्य तो थे ही। वो यहाँ आए तो उन्होंने पहले कहा, सबसे पहले कुछ बोलना मत, आप 1 साल तक पूरे देश को घूमो, देखो 1 साल तक पूरे देश को घूम करके देखा, पूरे देश को घूम करके देखा तो स्थिति बहुत खराब है। गांधी जी ने देखा कि स्थिति बहुत खराब है, लोग गरीबी में त्रस्त हैं। उसी समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविशंकर शुक्ल और उनके पास में आए कि सबसे खराब हालत हमारे यहाँ बिहार में है, चंपारण में एक बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। छोटी छोटी घटनाएं हुई तरह से। क्या अत्याचार हो रहा है कि वहां पर उनका एक कहना है कि जमीन पर आप नील बोओगे और तंबाकू बोओगे, हमारे लिए खाने को दाने नहीं बोने देते, हमारे इस कारण से हमारा सारा जमीन खराब होती है, हमें मिलता कुछ भी नहीं है। एक लाइन बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी पूरी घटना है वो। तो उन्होंने वहां जाकर के कुछ दिन के लिए गए थे, काफी महीने उनको रहना पड़ा, आखिर उनको भी अपना अधिकार दिलवा करके आए, काफी कुछ उनको अधिकार दिलवा कर गांधी जी आए। चंपारण का जो आंदोलन हुआ वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। गांधी जी ने जब यहाँ पर आकर के व्यवस्था प्रारंभ की तो वो तिलक
ने जो बात कही थी वही उनके मन में थी, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात उनके मन में नहीं थी। तो पहला 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। हम सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग कब करेंगे तो हमारा भी सहयोग होना चाहिए, तब सहयोग करें, सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन ये पहला 1920 में उन्होंने किया गांधी जी ने। और गांधी जी के उस आंदोलन ने क्यों किया? 1919 में 13 अप्रैल 1919 ऐसी घटना हुई जो देश को हिला करके रख दिया। क्या घटना थी? जलियांवाला बाग। वो जालियांवाला बाग नाम उसका, जलियांवाला बोलते हैं क्योंकि अब कविता में जलियांवाला बाग में देखो तो तली सी गोलियां आता है ना, तो उसके लिए जालियां लगी है, तो जालियांवाला बाग इसीलिए कहा जाता है उसको। और वहां पर उससे पहले ही सतपाल जी और किशोर जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, आंदोलन हो रहा था। उससे पहले लाला लाजपत राय जी, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन तो पहले बाद में आया, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ में काफी अत्याचार हो चुके थे। अब वहां जो आंदोलन हो रहे थे तो उनके लिए एक 13 अप्रैल 1919 को वहां अमृतसर में जालियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी। उस सभा हो रही थी तो उस सभा को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सभा तुम नहीं कर सकते ये। और वहां पर जो गवर्नर थे वो थे डायर, वो माइकल ओ डायर, जनरल डायर तो मारने वाले थे। जनरल डायर ये गवर्नर थे। माइकल ओ डायर तो गवर्नर थे, हाँ, और दूसरे जो थे जनरल डायर। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ अभी अपने से गया बेलचा रहेंगे सूरी जी जी गोल्डन टेम्पल के साथ जी, उनके ग्रैंडफादर जो थे हाँ, वो उस वक्त जब घटना हुई उस वक्त प्रेजेंट थे। अच्छा किताब लिखी है, अच्छा, मैंने तो कहा कि भेज दो आप हिंदी में अनुवाद का, हाँ याद रखना, सर, मंगा के हाँ न्यूज करके डिस्ट्रीब्यूट तो और वहाँ के जो जनरल डायर जो थे वो थे शराबी, ठीक है ना। उन्होंने एक छोटा सा गेट था वहां पर मशीन स्थापित कर दी और चलती सभा में गोलियां दागना शुरू। मैं पूरा एक लाइन नहीं बोलूंगा, गोलियां दागना एक। अब जलियांवाला बाग पर कहें तो पूरा 1 घंटा लेक्चर हो सकता है, उसका मुझसे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। एक लाइन से बताने क्या क्या घटनाएं हुई। गोलियां चलाना शुरू किया, इतनी गोलियां चली 379 लोग, ये तो अंग्रेजों की सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए। और वैसे मारे जाने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा और 6000 ज्यादा लोग घायल थे हमारे यहाँ। जबकि उनके जो सरकार का जो पट्ट है वहां पर भी 388 लोगों के तो नाम लिखे हुए हैं, पर सरकार के आंकड़े प्रकाशित हुए उसके अंदर 379 का फिगर आ गया और 380 का भी 89 का 380 का भी 79 का 380 का भी नहीं। तो ये आंकड़े वहां पर जो कुआ था, लोग भाग भाग करके गए तो कुआ में गिर गए, कुएं में भर गया, इतने लोग मारे हो, गोलियों पर अभी भी निशान लगे पड़े, इतने लोग मारे गए। और जब जनरल डायर को जब उनका पूछताछ हुई, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंग्लैंड तो इंक्वायरी चली, तो उनका मैं उनको सबक सिखाना चाहता था ऐसा कि दोबारा कभी ऐसे कर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध को काम करने का साहस न करे। ऐसी बात उस जनरल डायर ने कही। ऊधम सिंह का खून खौला। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा, गवर्नर को मारा, जो ओजना में ओल्ड है था, वो आगे उसके है, उसको मारा। ऊधम सिंह ने उसको आपके ऊधम सिंह ने वहां पर तारीख उसकी है कि वाने गोली मारने डली। ऊधम सिंह ने वहां जाकर के उसको, ऊधम सिंह जनरल डायर को वो दिखाने के लिए क्या हो गया। ये जब कांड हुआ तो उस समय सभी लोगों का खून खौला, अब सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद में निरंतर ऐसे आंदोलन होते रहे गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी इस बात के पक्षपाती नहीं थे कि हम
लोगों को, सत्ता को हिंसा के बल पर लेकर गया है। इस बात के पक्षपाती वो नहीं थे। वो जो हिंसा करते हैं वैसा हम करेंगे तो क्या मतलब रहा? उनको ये भी था कि युद्ध करके जीतना आसान नहीं है, युद्ध करके जीतना आसान नहीं है, ये कौन साथ देगा? हम हमारा शस्त्र तो रहेगा, अहिंसा रहेगा। और उस पर उन्होंने जब अपने सारे अस्त्र जो थे, जो कुछ भी करोगे हम आपसे वार्ता करेंगे, बैठेंगे, हमारा अधिकार है। हम गोल में सम्मेलन हुआ, उसमें भी उन्होंने अपना रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में उन्होंने कुछ अधिकार देने के लिए साइमन कमीशन भी लाए, लेकिन उसको नहीं दिया। उसके ऊपर गोली चला, उनके ऊपर लाठियां चली, अपने तिलक जी, अपने लाजपत राय जी पर। उनसे सरदार अजीत सिंह जो चाचा थे सरदार भगत सिंह जी के, उन्होंने उस सारे वहां पर उनको इकट्ठा किया कि जो टैक्स लगा करके हमारी जमीनें जब्त करके जो लेके आ रहे हैं, ये जमीनें जब्त करने का जो आपका आंदोलन है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उस समय गीत चला था, पगड़ी समाज का, पगड़ी से मतलब नहीं है, आप सम्मान को संभालो। ये इस गीत के साथ में पूरी लहर दौड़ गई वहां पर। और उस समय जो अत्याचारी एक जनरल था सैंडर्स, उसकी हत्या हुई। भगत सिंह जी ने उसकी हत्या कर दी। उससे पहले काकोरी में एक अंग्रेजों का खजाना जा रहा था। उस अंग्रेजों के खजाने से 16,000 रुपए का इसका लिए और इस सत्र को लूट करके उसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, ये चारों व्यक्ति थे। इन चारों को फांसी हुई। और उसके अलावा जो थे सत्येंद्रनाथ सान्याल को कारावास सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल उस समय के विशिष्ट नेता थे, जिन्होंने ये इस काकोरी कांड में अपना सहयोग दिया, उन्होंने बिछाया था। वो काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ऐसा आंदोलन चल रहा है, इसलिए और तरह से कुछ करना चाहिए। गांधी जी को कहा भी से कि इस तरह के आंदोलन उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। फिर एक वर्ग ये था, वो कहता ठीक है, ये चलता है, ये भी चलने दो, ठीक है, आप चले, आप हमें साथ, आपके साथ हमें, लेकिन वो भी चलने दो, अंग्रेजों को दोनों तरफ से हमें ये करना चाहिए। ऐसी बात चलती रही। उसके बाद गांधी का जो एक घटना हुई, उसके बाद में वो था जिससे सरकार को, अंग्रेजों को सोचने को मजबूर होने पड़ गया। एक ऐसा टैक्स लगाया जिसको स्टार्ट टैक्स बोलते हैं। फिर बहुत घटना हुई, बारदोली खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, ऐसा। सरदार पटेल का उद्भव जो हुआ, सरदार पटेल ने, गांधी ने आकर के सरदार पटेल को सबसे पहले नेतृत्व दिया। सरदार पटेल मानते नहीं थे गांधी जी, गांधी नहीं मानते थे। उनका गांधी जी तो वो तो अंग्रेजियत के रहना चाहते थे, बैरिस्टर बन के आए थे। उन्होंने बैरिस्टर बन के आए और सब अंग्रेज के रहने का सिद्ध कर दिया था। चंपारण आंदोलन को देख करके गांधी जी ने जिस तरह से देश को घूमा, उनको देख करके एक बार जब मिले, इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता, तो खेड़ा को कुछ अलग करो। उसी देश में प्रेस बदली नहीं, और खेड़ा में जो टेक्स्ट था, खेड़ा में क्या किया था उन्होंने, अंग्रेजों ने, कि दो थे, कालिया और जार करके दो डाकू थे। वो डाकू वसूलियां करते थे, डकैती वसूली करते थे, वो वसूली करके और लूटते थे, और लूट करके वहां के अंग्रेज उन्हीं को देते थे, और उनको पकड़ देते थे वो। और कहते, और उन्होंने एक तरह कहा था, देखो तुम्हारी सुरक्षा करनी है। वो दोनों कहते थे हम तुम्हारी सुरक्षा करें, तुम्हारा पैसा दो। आखिर उन्होंने उन पर टैक्स लगाया 32%। 32% जो जमीन को लगाते हैं, उनको आंदोलन के साथ में खेड़ा में उन्होंने घटा करके 6% करवाया। ये उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। वैसे बारदोली आंदोलन किया तो उन्होंने सरदार की उपाधि दी, सरदार 6% और 32% 6% कहने को राजी हुए। उन्होंने अपनी तरफों से, ये सरदार पटेल ने ये विशिष्ट कार्य किया, और उनको कहा कि आपकी भाषा में हम आपको जवाब दे सकते हैं, कितना होना चाहिए, सीधा होना नहीं चाहिए, और वो ये काम किया। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए जिससे पब्लिक में एक विश्वास कायम हो गया कि सरदार पटेल और जो ये महात्मा गांधी जी, ये लोग जो हैं, ये मिलकर के अंग्रेजों को जवाब दे सकते हैं। ये जवाब देने का उनको ये विश्वास पैदा हो गया। तो उन्होंने फिर
वो गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने जो भी कार्य करने थे वो करने उन्होंने प्रारंभ किए। अब एक जब दूसरा टैक्स जो था जिससे वो अंग्रेजी सत्ता हिली वो था दांडी मार्च। देखिए ये जो घटना है ये बस जीके की घटना है आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें शब्दों का प्रयोग आता है उसके अंदर, ये शब्द आते हैं ज्यादातर कि दांडी मार्च यानी वहां से साबरमती से हम दांडी तक की यात्रा करी। एक कितनी बड़ी बात थी कि वहां पर पहुंच करके और उन्होंने टैक्स था यानी कि आप नमक नहीं बना सकते, ठीक है, नमक जैसी चीज उसके ऊपर भी इतना टैक्स लगा है, आदमी तो सामान्य चीज थी, उन्होंने उठाया। अंग्रेजों के दुनिया के करीब 1000 अखबारों में उसका प्रकाशन हुआ और वहां पर आपके इंग्लैंड में एक अखबार लिखा ब्रिटिश लॉस्ट अमेरिका बिकॉज ऑफ टी एंड लूजिंग इंडिया बिकॉज ऑफ साल्ट। टी यानी 1776 में 4 जुलाई को अमेरिका आजाद हुआ था, तब एक आंदोलन हुआ था, वो था वहां से आए हुए चाय के भरे हुए जहाज, बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं उसको सागर में डुबो दिए गए थे, वो एक आंदोलन था। तो ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड लॉस्ट अमेरिका बिकॉज ऑफ टी, नो लूजिंग इंडिया बिकॉज ऑफ साल्ट। ये ऐसा आंदोलन है कि सरकार को हिला कर रख देगा, क्योंकि अब पूरी तरह से डिफाई करना शुरू कर दिया है। और वहां पर गांधी जी का अहिंसा आंदोलन का रूप देखने को मिला। 25-25 लोगों के जत्थे वहां जाते, ऐसे खड़े रहते, लाठियां चलती, नीचे गिर पड़ते, फिर ऊपर उठाते, मरम पट्टी करते, फिर आगे खड़े हो जाते, फिर गिर पड़ते, फिर उठाते, फिर गिर पड़ते, फिर उठाते, किसी ने वापस नहीं किया, किसी ने वापस हाथ नहीं उठाया। ये था अहिंसक आंदोलन। कहां तक मारेंगे, कहां तक होंगे, दिन भर ये चलता रहा और दिन भर लोग आते रहे। आश्चर्य होगा, क्या करेंगे, गोली चलाना तो आसान है और ये प्रतिकार नहीं कर रहे, प्रतिकार नहीं करते तो कहां तक करें। ये था अहिंसक आंदोलन का गांधी का रूप, और उसको देखकर कहा कि ये सामान्य बात में नहीं है। उसमें लिखा उन्होंने, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पकुसी और, चल पड़ी पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गई कोट दृष्टि और, कोट दृष्टि उस पर पड़ पड़ी। इस तरह के लोगों ने उस समय केसरी सिंह बालक ने बहुत अच्छी बात रखी थी उस समय की कि ओ खारक दोए खुराकरी अजिया दूध आहार डोकरियो डिबितो चले पर दूजे सब संसार। जो राजन समझते हो कि खारक दोए खुराकरी, दो खारक की खुराक है उसकी है, और अजिया दूध आहार मतलब बकरी का दूध लेकर काम चलाता है, करता है, पर नौकरियां ऐसा है कि डिगता डिगता चलता है कि अभी पड़े वो डिगता चलता है, दुनिया सारी जूझ रही है उससे, दूजे सब संसार नौकरी दुनिया सब संसार। ऐसी बात लिखी उन्होंने, ऐसी जो काव्य रचनाएं हुई उन्होंने भी जनता को बहुत सशक्त किया। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इतना ज्यादा पावर, इतना सामर्थ्य है कि इसके साथ अब कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी घटनाएं, और उसके बाद में जब गांधी को उन्होंने बुलाया वार्ता करने के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं गांधी ने क्या कहा। आप देखिए यहाँ से क्या होता था, अत्याचार नहीं होता था, वो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, तो उनको ये मालूम था, गांधी को ये मालूम था कि ये जो इनको फर्क इस बात का पड़ता है कि इनको ये व्यापारी है, इनको पैसे का नुकसान होना सहन नहीं है, नुकसान होना सहन नहीं है। तो उठा तो टैक्स गया। अब आपको 2 आने का सूत ले जाए और 2 रुपए का, 2 रुपए भी नहीं, ज्यादा है एक्चुअली, उससे भी ज्यादा था, 1 रुपए का सूत खरीद के ले जाएं और 10 रुपए का शर्ट बना करके वहां से ले आए, ठीक है, और यहां पर लोग पहने उसको। तो उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कितना भी होगा वो, उसका प्रोपोर्शन नहीं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये यहां से जो इतना ले जाते हैं, यहां करते हैं, तो उन्होंने एक आंदोलन किया, अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार, होली जलाई। उन्होंने होली जलाई तो उन्होंने 90.9 लाख पौंड, इस तरह की बात है, वो घटकर के 6 साल में 54.2 पॉइंट रह गई। इतना फर्क पड़ गया। ये आंकड़ों में लिखा है,
आपके इंदिरा गांधी नाम की बुक जो है, जिसके अंदर उन्होंने वो जो है ना पत्रकार बहुत बड़े, उन्होंने लिखा है किताब पुस्तक में, जिन्होंने उनकी इनकम 6,500 रुपये 6,900 रुपये सालाना इनकम थी मोतीलाल नेहरू की, लिखी है उन्होंने उस समय। पर मतलब करीब 50,000 रुपये, उस 50,000 रुपये पर मंथ की उनकी इनकम हुआ करती थी उस समय। उसमें लिखा है उन्होंने कि इतना पैसा फर्क पड़ गया उन्होंने। मतलब ये होली जलाने का या टैक्स कम करने का अंग्रेजों को ये आर्थिक रूप से ये बताने का, नीचा करने की और कराया करता। काटोगे तो पहनो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है काटेगा तो पहने का। तो ठीक है, मैं काटूंगा, मैं पहनूंगा, मैं काटूंगा तो पहनूंगा, कितना ही पहनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा नहीं पहनूंगा, नया होगा। दूध गए एकदम। ये जो बातें थी पब्लिक को एक सशक्त बनने के लिए प्रेरित करती है। अगर जब वहां पर गए, वहां पर जो हॉस्पिटल जब बैठे थे, उसमें ये भी सच्ची घटना है जो क्या सर के आपने वो कौन सा गांधी है आपने कहते ना कि वो गांधी जी का सोल गांधी, उसके अंदर भी बताया हुआ है कि वहां जब उन्होंने मिले, वहां पत्रकार मिले कि मिस्टर गांधी वेयर इज योर ट्राउजर। गांधी जी तो अपने ऊंची लंगोटी लेकर के यहाँ कैसे गए, चले गए। तो उसने कहा अरे हम राजा से ऐसे मिलने के लिए जा रहे हो, ड्रेस वेस कहाँ है तुम्हारी, चप्पल पहन करके ऐसे क्या जा रहे हो ऐसे। तो उसने क्या कहा कि दिस द क्लोथ्स worn by your king are sufficient for all of us। तुम्हारे राजा ने इतने कपड़े लबाद साथ पहन रखे हैं ना, हम सब लोग कपड़े बन जाएंगे, इसलिए हमारे ये सोच के न्याय है ना, बड़ा देश आने से मैं यही पहन के आया हूँ। ऐसी बात करके इस तरह की बात उन्होंने वहां पर करी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जो सामर्थ्य थी वो कोई ये शक्ति है समझ नहीं थी, उनकी शक्ति आत्मशक्ति, एक आत्मशक्ति थी उनकी, जो कि लोगों को प्रेरित करती थी। वो आंदोलन उनका ये दौर। उस समय आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, इन्होंने जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर थे, रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम ठहरे हुए थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर के तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो भी विदेशी सामान जो था उनको लूट करके जला दिया जगह जगह से। और तो उनका ये नहीं कहना नहीं था वो लूट जला हुआ, वो तो पहने जला थे। तो गांधी ने कहा कि उन्होंने बोला कि देखो उसमें बालकनी में आकर के, और लोगों ने आंदोलन किया उनके रवीन्द्रनाथ टैगोर के घर पर जाकर के कहने लगे कि वो आपने बस्ते जलाओ। तो बहुत नाराज हुए और गांधी के देखो तुम्हारे अहिंसक लोग क्या कर रहे हैं ये। तो उनको बोले नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि आप भी कर लो, ऐसी बात बताई उनको। मतलब वो किसी से भी चूके नहीं, किससे भी, कि ठीक है कोई बात नहीं। और वो जो अंग्रेजों को सबसे अधिक मानने वाले मोतीलाल नेहरू थे, उनको भी खादी पहना करके में शामिल कर दिया, पटेल को भी कर दिया, नेहरू जी भी हो गए। ऐसे सारे लोग जो उनको ज्यादा मानते थे, उनको भी उनकी आत्मशक्ति थी कि उन्होंने अपने साथ दे दिया और लेकर के और उसको नेतृत्व किया। फिर उसके बाद ये सारे आंदोलन होने के बाद में एक घटना ऐसी हुई कि बिहार में एक स्थान पर जो आंदोलन चल रहा था, तो अपने लोगों ने एक थाने को आग लगा दी। मैं अहिंसा की बात कर रहा हूँ, थाने को आग लगा दी, उसके अंदर लोग जो थे उसको जल गए। बहुत बड़ा आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन इतना असशक्त हो गया था कि आज देश आजाद होकर रहेगा, 47-5 साल पहले होकर के रहेगा। गांधी का नहीं, मैं इन साधनों से स्वतंत्रता लेना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने बुराई भी की उसकी कि साहब ऐसा क्यों किया आपने, वो बंद करके आपने बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा आपने हमें 5 साल और लेट हो गए, आप वरना तो जाने वाले थे वो ना। उनका उद्देश्य था साधनों की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है जितना साध्य है। नींबूड़ी बोओगे तो नींब उगेगा, आम नहीं उग सकता। इसलिए मैं साधनों की पवित्रता नहीं होगी तो इस तरह सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहता था कि मैं ये उदाहरण पेश करूं, सत्ता ऐसे प्राप्त की जाती है। ये गांधी का संदेश था। और उसके बाद लगे 5 साल, उसके बाद आंदोलन चलते रहे, आंदोलन चलते रहे, वार्ताएं चलती रही। आखिर ऐसी स्थितियां, कई तरह के प्लान आए, ग्लोबल प्लान आया, ये प्लान आया, वो प्लान आया। 1935 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आपके चार्टर बना, उनके अंदर अधिकार दिए गए। और उससे पहले 1909 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 9 में आया, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स कहते हैं उसको। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है आपके इसमें कोर्स में है, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की घटना के बारे में खास तौर से कहा जाता है पहली बार उन्होंने इस तरह का इलेक्टोरल रोल्स बनाए, उसको कहते हैं सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ दिस इंडियन सेंसस इंडियन पॉपुलेशन, सर्जिकल ऑपरेशन दोनों में बंटवारा करने का विरोध बहुत हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उन्होंने एक गवर्नर थे, एक इंडिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने किया था। तो ये 1935 में जो आया उसको रेप्लिकेट हुआ, 1950 में जो अपना संविधान आया, 1935 की जो प्रावधान है उन्हीं में से ज्यादा प्रावधान है जो नाक है, जिसके अंदर हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके अंदर सभी जो हमारे प्राप्त हुए अधिकार प्राप्त हुए आदि जो प्राप्त हुए, ये सारी व्यवस्थाएं करते हुए जो हमारा दूसरा जो आंदोलन चल रहा था जिसमें लोगों की शहीदी हुई, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, और उस समय चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये सब दत्त, ये सब लोगों का एक स्पेशल ग्रुप था जिनका एक विशेष योगदान इसके अंदर कहा जाता है। और फिर एक उभरता हुआ सितारा आया, वो थे सुभाष चंद्र बोस। उस बात में विश्वास रखते थे। इस समय 1945 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा कि समय हमारा समय है, द्वितीय विश्व युद्ध समय है कि हम अंग्रेजों के साथ हमारे जापान जर्मनी साथ मिलकर के इनके ऊपर हम हमारा, क्यों हमारे सैनिक वहां पर वो गए, सिंगापुर गए, पहले जर्मनी गए, हिटलर से मिले, उनकी पनडुब्बी में बैठे, पनडुब्बी में बैठ करके और सिंगापुर में आए, वहां बैठ करके और उन्होंने वहां अपने फौज को तैयार किया जापान के साथों की उसकी उससे सहयोग से फौज आजाद हिंद फौज तैयार किया, राष्ट्रपति बोर्ड से पहले उन्होंने तैयार किया और तैयार करके और उन्होंने अंग्रेजी भारत पर हमला किया। चुरा चांदपुर नाम का था जो बहुत ज्यादा मणिपुर के अंदर समझा आ रहा था, चुरा चांदपुर स्थान के पास में वो चारों इलाके उनके कब्जे में आ गए उस आजाद हिंद फौज के, जो कि जापान में उसकी सत्ता सरकार कायम थे। गांधी जी से फर्क नहीं थे, इस तरह के नहीं होना चाहिए, इस तरह से युद्ध करके नहीं आना चाहिए। हम अगर उनके उसमें आएंगे तो उनका शासन होगा, फिर क्या अंग्रेजों का शासन हटा देंगे तो जर्मन वाले शासन करें, मतलब क्या होगा। मेरा जो आंदोलन है इस तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए। मैं जो आंदोलन करके जो अफ्रीका में आया हूँ मैं उसी तरह करना चाहता हूँ। अब जो सत्ता प्राप्त हुई, अब कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के उनके बजाय सत्ता जो प्राप्त हुई अंग्रेजों ने गांधी से डर करके वापस गए, और उसके तरफ विचार है कि उनके नहीं आजाद हिंद फौज का जो योगदान था वो साथ में था, हमारा जो आंदोलन था वो साथ में था, हमारे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की कमर टूट गई थी वो एक कारण था, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण थे कि अंग्रेजों को छोड़ करके जाना पड़ा। केवल ये बात नहीं थी कि गांधी जी क्रांति से गए, बहुत सारी बातें इसके अंदर आती है। आपको केवल ये बात याद रखनी है कि कौन कौन सी घटनाएं किस किस तरह से हुई जिसने कि हमारे उसमें योगदान दिया। अब इसमें राजस्थान का योगदान जो है उसके अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जिसका आप जितने भी परीक्षा होती है उसके अंदर विशेष रूप से उसको पूछा जाता है। उसमें राजस्थान के योगदान में उस समय राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने, मैंने जैसे पहले आपको बताया, राजस्थान के राजाओं ने रोहेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड और यहाँ से जो राजा थे टोपे, हमारे लक्ष्मीबाई, हमारे नानाजी और ये जितने भी लोग थे जो क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने खूब संघर्ष किया अंग्रेजों से, अपना सब कुछ छोड़ करके उनकी जो डलहौजी की जो नीति थी, डॉक्टर ऑफ लैब्स, यानी आपके पुत्र नहीं है तो आप शासन हमारा, पुत्र ही शासन हमारा, और पुत्र को मरवा देते थे, उन्हें देते थे या मरवा देते थे, तो बहुत सारे काम किए उन्होंने। अब जब वो उन्होंने 57 में हुआ तो अंग्रेजों ने वो हमारे इसमें उन्होंने वो साथ नहीं थे, लेकिन राजस्थान में उसमें उसके बाद में प्रजामंडल बन गए थे। गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के कहने से हर जिले में प्रजामंडल थे जिनको आंदोलन हो रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का बहिष्कार किया था, वहीं पर गोली भी जली थी, वहां पर सहयोग भी हुआ था, वहां पर वे सारे काम हो रहे थे जो कि अपने देश में हो रहे थे। और उन जो मैंने नाम लिए उस वहां के
बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड और रोहिलखंड के राजाओं के साथ में, उसमें हमारे गोपाल सिंह खरवा खरवा नरेश, हमारे कुशाल सिंह अहुआ, बहुत बड़ा उन्होंने अहुआ ने संघर्ष किया। कोटा में मैसन की गर्दन काट कर आगे अंग्रेजों ने मार के खूंटी पर टांगी हो बड़ा जूझे अहू, बहुत बड़ा कोटा। नसीराबाद में हुआ, नीमच में हुआ, नीमच मास में था। इन जगह पर भी जो हमारे जब वहां पर जब कालीपटन कहा जाता था, उन्होंने जब मंगल पांडे ने जब विद्रोह वहां पर किया, तो यहाँ पर भी उन्होंने हमारे जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने शस्त्र लेकर के और वहां से निकल गए। तो उस समय के जो वहां पर जो जनता थी, वहां के जो ठाकुर थे वगैरह थे, दूसरे जो थे जमींदार थे आदि थे, सभी उन्होंने उनको काफी सहयोग दिया और सहयोग देकर तो राजस्थान का ये योगदान नहीं रहा, बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता योगदान नहीं रहा। राजस्थान की जनता उनके साथ में थी, तो राजाओं के उससे वो उनके कारण से राजा उनके साथ सीधे नहीं हुए, जिस तरह किसी ने वो नहीं हो सकता। जैसे कि आप पंजाब के राजा भी नहीं हुए, पंजाब राजा उस समय ये था कि उन्होंने सोचा, आपस में अंग्रेजों ने ये कहा कि तुम पर वो राजा ने हमला करेगा, तुमने वो हमला नहीं करेगा, तुम इतना दे दो इतना दे दो, तो एक दूसरे की सुरक्षा के तौर पर उन्होंने अपना ये समझौता कर रखा था। इस कारण से ये दिक्कत पैदा हो गई। ये राजस्थान में प्रजामंडलों के माध्यम से निरंतर आंदोलन होते रहे। उस समय जिनका योगदान था अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने उस समय शिक्षा का आंदोलन चलाया थे, उनको जब जेल में रखा गया, वहां की बॉम्बे में जब जेल से छूटे थे, तो उनकी टोपी 1100 रुपये में नीलाम हुई थी। अर्जुन लाल सेठी की 1100 रुपये में ये टोपी इतना मान्यता थी वहां यही रहने वाले थे। और हमारे आपके विजय सिंह सागरमल गोपा, जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था उस समय, जयनारायण व्यास, और जोधपुर में फर्स्ट स्टेट बम के, सेकंड बम के, न जाने कितने मामले हुए। कोटा में रामनारायण जी को साफ करते हुए अंग्रेजों ने ऐसे पकड़ करके गोली चलाने के बजाय उनको गोली चलने के बाद भी उनको भोंक करके मार दिया, तो मूर्तियां भी लगाई गई वहां पूरी में। ऐसे जगह डाबड़ा कानून हुआ, बहुत सारे केसेस में। तो अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर जनता के आंदोलन होते रहे, निरंतर होते रहे, और जो देश में जो आंदोलन गांधी के नेतृत्व हो रहे थे, उनका यहाँ पर भी काफी योगदान रहा। बस राजतंत्र का नहीं रहा, क्योंकि राजतंत्र अपने आप को निकटता मानता था, वो वहां के राजा, हम यहाँ के राजा, राजा एक इस तरह से होता था, ये कांड होता था। उस समय के बहुत बड़े खरीदते मिलते हैं, भेजना कार्य मिल रहे हैं, एक दूसरे को लिख करके भेजे भी गए हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ तक फौज को पहुंचाना है, कैसे करना है। ये सारे राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम नाम की किताब लेकर जारी की है, उसके अंदर पूरी विवरण है कि हमारे एक जगह पर आंदोलन किस तरह से हुए और किस तरह से उनको उनके वहां की सत्ता को मजबूर किया गया भारत को छोड़ करके जाने के लिए। तो ये हमारा स्वतंत्र संग्राम जो है, और सबसे बड़ा इतिहास जो हम जिन लोगों के नाम जो आपने अभी, सबसे बड़ा वीर सावरकर जिन्होंने पुस्तक लिखी है, जब वो थी 1757 का जो आंदोलन था, उसको गदर नाम दिया गया। क्या दिया गया था? गदर यानी गद्दार करे जो गदर, आप लोग गद्दार हो, आप लोग गद्दार है, गदर है तुम्हारे को, गदर ठहरा दिया तुम लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं, पहली बार वीर सावरकर ने पुस्तक लिखी, देश का, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये नाम पहले विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। उनकी पुस्तक जब्त कर ली गई थी, प्रकाशन होने से पहले जब्त कर ली गई, प्रकाशन नहीं हो, उसके बहुत बाद में वो अपने अवेलेबल है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम देकर के उसके सारा विवरण उन्होंने लिखा है, किस तरह से कैसे कैसे काम हुआ। उन्होंने ये भी लिखा है लखनऊ में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, पूरे दक्षिण में क्या हुआ, सारे उन्होंने विवरण उसके अंदर देकर के पूरा बड़ा ग्रंथ लिखा है। दक्षिण में सुब्रमण्यम भारती उनके साथ में थे, मुसन्नरू नायकान उसको साथ में थे दक्षिण के। दक्षिण में उन लोगों को दक्षिण मूल का साथ रहा, लेकिन उसमें जो राजा थे सीताराम राजू
का ये मान्यता थी उस एरिया पूर्ण जो था कर्नाटक के पास में, वहां पर कोई अंग्रेज सत्ता एंटर नहीं हो सकती उन्होंने, और वहां पर टैक्स देने से इनकार कर दिया। पहले की बात, टैक्स देने से इनकार, पूरा क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर के तो टैक्स देने से इनकार कर दिया था। उस समय अंग्रेजों ने करीब 130 लोगों को वहां पर अरेस्ट करके उनको लटका करके और फांसी लगाई थी वो पेड़ के ऊपर। और पेड़ को जो है आज उसको उसकी छाल लेकर के बच्चों के गलों में बांधी जाती है, उनको कहा जाता है कि ये अमर नायकों का इतिहास है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, यद्यपि मैं ऐसा मानता हूं कि मानगढ़ में जो कुछ हुआ था वह जलियांवाला बाग से भी ज्यादा लोगों को वहां पर मारे भी गए थे। वो था गोविंद गुरु के नेतृत्व में, गोविंद गुरु के नेतृत्व में। वो गोविंद गुरु वो संत सभा बैठी, संत सभा आपने सामाजिक आंदोलन के रूप में नाम दिया गया था, लेकिन मूल तक काम उसका उद्देश्य का विरोधी था सरकार को उखाड़ने में। लेकिन वहां के लोगों को रियासत ने उनके साथ थी, पहाड़ी को घेर लिया गया, गोलियां चली, ऐसा माना जाता है करीब 1000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए, उनकी गरियां बहन थी वहां पर। गोविंद गुरु को पकड़ लिया गया, उनको जेल भेजा गया, राज्य के बाहर की जेलों में भेजा गया, वहां रखा गया और बहुत बाद में मृत्यु हुई। वहां पर लोग नहीं पढ़ने पाए, इस सोमा भाई को गिरफ्तार करके अंग्रेज से घसीट करके लेके जा रहे थे, उससे गाड़ी से घसीट करके ले जा रहे थे। एक लड़की 13 साल की एक लड़की काली भाई, उसने अपने दांत ले करके उसको तो काट करके खड़ी हो गई, गोलियों से भून दिया गया काली भाई को, और डिगी नहीं गिर पड़ी, लेकिन मेरे गुरु जी को कैसे लेके जा रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई राजस्थान में जिन्होंने काफी नहीं यहाँ उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता के विरोध के रूप में बहुत सारी घटनाएं हुई। एक जगह देखें तो उस इतिहास भरा पड़ा है। हमारे राष्ट्र में मैंने शुरू बताया कि लिबर्टी लाइज इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, और इसीलिए हमारा जब संविधान बना तो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, पढ़ा है आपने? क्या शब्द महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या कह सकेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, WEV, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। वी या किसके लिए? वी दी पीपल ऑफ इंडिया गिव ऑर्डर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग हमारे लिए कानून बना रहे हैं। ये लिखा क्योंकि हमें आजाद करके गए हैं, आजाद किया, क्या लिखा? अब भारत की 562 प्लस 3 रियासतें मुक्त है, 584 थी कुल, और तेरे और जोड़ो उसके जो पाकिस्तान थी, पूंजा वगैरह जो सारे जो पाकिस्तान चली गई 14, उन मिला करके 48 की वैसे, तो उनको रियासत करके उनका जो पहला जा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, उसमें लिखा कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और यहाँ की जो 562 जो रियासतें हैं इनको मुक्त करते हैं। 562 रियासतों को मुक्त कर दिया, और मुक्त करके कह दिया कि तुम चाहो तो इंडिया में जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, और चाहो तो स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहो। ये उन्होंने लिखकर चले गए, उसको लिखा तो कई लोगों ने स्वतंत्र रहेंगे। सरदार पटेल ने एकीकरण करते हुए ऐसी घटनाएं हुई कि सारे काठियावाड़ के पूरे राजाओं को एक एक करके उन्होंने अपने अपने बुद्धि बल से साथ किया, बहुबल बुद्धि बल दोनों से। 39 रियासतें थी उड़ीसा की, एक ऐसी घटना आती है 39 रियासतें वहां की उड़ीसा की, वहां पर गए भाषण दे रहे थे। ये पूरे इतिहास के अंदर शब्दों में लिखा हुआ है, लिखा वहां के एक राजा जो उनके किंग्स यूनियन के मुख्य थे, वो खड़े होकर बोला, माय पीपल वांट दैट, तो उन्होंने वर्चुअली खुद खड़े हो गए, नॉट योर पीपल माय हिगनेस, दे आर माय पीपल, दे आर पीपल ऑफ इंडिया, दे नॉट से माय पीपल। ये बोल दिया उन्होंने सीधा, बोल करके उनको बैठा दिया नीचे, और 39 रियासतों में साइन करवा लिए वहां।
गजब। ये सरदार पटेल ने किया। वहां पर यहाँ पर जब काठियावाड़ के सब राजाओं को, वहां भी सब राजाओं को इकट्ठा करके एक एक करके सबको, किसी को कैसे, किसी को कैसे, किसी को कैसे करके, और भावलपुर के राजा एक ऐसे राजा थे जो गांधी जी के पास गए, सबने अपना राज दे दिया। भावलपुर के राजा ने एक बात और की कि मैं राज तो देता हूं, मैं खुद को भी देता हूं, रानी भी साथ में, मैं अपनी निजी संपत्ति भी देता हूं, मैं कुछ नहीं रखता हूं, सब बापू आपका है। ये बहुत भावलपुर यहाँ पर, अपने यहाँ पर गुजरात का मैं ये सब देता हूँ, कुछ नहीं रखता हूँ। पर 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। वहां मामला कर गया। जूनागढ़ की जनता जो थी वो हिंदू थी, और जाम जो थे, वो राजा जो थे वो मुसलमान थे। तो उनकी इच्छा थी उन्होंने पाकिस्तान में जाए, जनता नहीं चाहती थी हम जाए, ये बात हुई वहां पर। तो वहां पर थोड़ा सा उपयोग करना पड़ा, थोड़ा सा उन्होंने अपना शक्ति का उपयोग किया। आखिर वो राजा चले गए, नवाब चले गए और ले लिया। हैदराबाद की बात आई तो हैदराबाद के मुकाबले उन्होंने पाकिस्तान संघर्ष किया, बाकायदा युद्ध हुआ, बाकायदा गोलियां चली, और 2200 रजाकार मारे गए। आखिर जब एक उसमें आता है पिक्चर, मेरे पास का पीपीटी बना हुआ है, मैंने उसको लिखा है। आखिर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जो नवाब थे वहां के जो, वो बहुत बड़ा रास्ता, हैदराबाद चाहता था कि हमको वहां पाकिस्तान में मिलेंगे, और नहीं तो हमें मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट रहने का दिया जाए। हम तो बहुत बड़ी रियासत है, पूरा दक्षिण हमारा एक तरह से, हम का इंडिया में, हम इंडिया के उसके बराबर हैं हम तो। उन्होंने उस समय 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए खर्च करके चेकोस्लोवाकिया से युद्ध की सामग्री मंगवाई। आदेश पारित हो गया, चला गया। 40 करोड़ रुपए खर्च करके युद्ध की सामग्री मंगवाई वहां से। तो उनको मालूम पड़ गया, उनको रोक दिया गया, और उसके बाद में बाकायदा युद्ध चला, उनको सरेंडर करना पड़ा। एयरपोर्ट पर आए, उसका फोटो है बाकायदा, उसको नाम लिखा है टेमिंग दी सुरु। इस तरह से उनको आकर के कहा, फिर उनको नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने कहा क्या चाहते हो, आप जो लेना जो ले लीजिए, यहाँ से आप 20 के अंदर कैसे दे देंगे आपको कि ये हो गया, ये राज हो गया, उधर पाकिस्तान हो गया, इधर आपके पूरी पाकिस्तान हो गया, और 20 के अंदर हैदराबाद राज हो गई, कैसे कर सकते हैं? आपको सत्ता में अधिकार दे देते हैं, ये दे देते हैं, सब दे देते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहां पर आपको थोड़ी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। शक्ति के उपयोग के साथ में अपने इसका फौज का भी उतारना पड़ा। तो उसको फौजी ऑपरेशन पोलो, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम से उन्होंने उनको अपने कब्जे में किया। पर आर्मी नहीं यूज कर सकते, माउंटबेटन ने कहा आर्मी यूज नहीं कर सकते। तो थी तो आर्मी, नाम दिया पुलिस एक्शन, नाम दिया उसका पुलिस एक्शन। क्योंकि 2 बातें होती है, अश्वत्थामा तो नरोगा गुजरो, कृष्ण ने जो अपनाया कि साहब अश्वत्थामा तो नरोगा, पापियों का नाश होना चाहिए, तो पापियों का नाश होने के लिए अश्वत्थामा तो नरोगा गुजरो करना है। नरोगा गुजरो कर करके उनको सत्ता कर दिया। आखिर उन्होंने, फिर बात आ गई कश्मीर की बात है, आप सब जानते ही उसके बारे में। खूब पार्टी के राज में क्या बताऊं आपको, गुलाब सिंह ने थोड़ी देरी कर दी। गुलाब सिंह ने जब तक देरी करी तब तक वहां पर आकर के, और वो जो वहां पर कवायली क्या उनकी फौजी साहब में थी, उन्होंने कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया, जो अभी अपने वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में उनके पास पड़ा है। जो आजाद कश्मीर, हम वो कहते हैं आजाद कश्मीर, हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो उनके पास पड़ा है। वो एक बात रह गई, जो कि उस समय जब सहायता मांगने में उनको देरी करी, जब तो हमारे लोग उतरते वहां पर, तब तक वो बात आ चुकी। इसलिए आखिर उसको भी हमें कब्जे में करना पड़ा। उस शक्ति का उपयोग वहां पर भी हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना कि वहां पर करना पड़ा, हमें हैदराबाद में करना पड़ा। ये सारे तीनों ये स्थान इस तरह से हमें उसमें आए। राजस्थान में भी 2 ऐसे स्थान थे। एक स्थान था ऐसा, उस राज में भोपाल और जोधपुर। भोपाल और जोधपुर 2 स्थान थे जहां पर उन्होंने ये कहा कि ये हम, जोधपुर वालों ने कहा कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो उनकी राजमाता ने उनको
मुझे एक किस्सा आता है जिसके अंदर उन्होंने हनुमंत सिंह जी ने अपनी एक पिस्तौल निकाली, उसको ऊपर तान दी। हनुमंत सिंह जी, हाँ हनुमंत सिंह जी ने अपनी पिस्तौल जो थी पेननुमा पिस्तौल वीकेंड मैनन, हाँ मैं वैनन पर डाल दी। तो उनका कि उन्होंने जाने सब उसको खिलौने बहुत देख लिए हमने, खिलौने बहुत देख लिए हमने, तो इनको बहुत ज्यादा तो फिर उन्होंने कहा पूछ लो जनता कैसे आती है। तो राजमाता जी ने उस समय उन्होंने बीकानेर वाले तो उनको सरेंडर हो गए थे, वो तो उनके इंडिया में आने की बात हो गई थी, तो अंग्रेज तो बहुत क्लोज थे इंडिया वाले के, पर वहां पर जैसलमेर के राजा गर्दन सिंह जी और वो दोनों बैठे थे, ये पूरा किस्सा है उसमें लिखा हुआ, बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी शामिल हो जाऊंगा पाकिस्तान में, तो मुझे एक अधिकार दिया जाए, मेरी जनता भी जो है वो ज्यादा जनता जिस उसको मानती है, वहां पर यदि कोई युद्ध हुआ तो मेरी फौज पाकिस्तान के कोई धर्म शासन अपनाएगी, हमारा धर्मनिरपेक्ष होगा, यहाँ पर कह रहे धर्मनिरपेक्ष शासन होगा, पर वहां धर्म का कोई राजसत्ता धर्म के विरुद्ध होगी तो उस धर्म के कारण से हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, लिखित में। तो लिख दिया, कागज दिया कि जो शर्तें लिखना चाहिए लिख दो। तो उसने कहा मैं शर्त लिखूंगा, इतना सा कह रहा हूं कि मुझे अधिकार दिया जाए, मैं मेरी फौज अलग रखूंगा, मैं जिसका चाहे पक्ष लूंगा। तो लोग पर अरे ये छोटी रियासत कैसी बात बोल रही है और मैं जाने को तैयार हो रहा हूँ। तो वो गए और राजमाता जी ने कहा कि नहीं, हम उनके साथ नहीं मिल सकते, हम यहीं पर मिलेंगे। तब जाकर के भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप पहले हो जाओ, तो उनका संबंध था, लेकिन वो माने नहीं और आखिर उसको भी हमें साथ दिया। राजस्थान में एक ही दिक्कत पैदा हुई, उस समय हनुमंत सिंह जी गए वहां पर मेवाड़ के राजा के पास, उन्होंने कहा कि आप अगर मान लो सब मान लेंगे तो हमारा तो पीढ़ियों में उस समय नहीं माना, जब मानने की बात थी दुनिया सारी माना, तब नहीं मानी हमने उस समय नहीं मानी, तब क्या मानेंगे? आप मानना चाहते हो तो ये दुख होगा मुझे और मैं आपको मानने नहीं दूंगा। ये मेवाड़ के महाराजा को कहा मैं आपको मानने नहीं दूंगा ये बात में, कि हमारा तुम्हारा नहीं, हमारा भी संबंध है आपसे जो पूरा लगेगा, मैं अपने कलम का टीका नहीं लगाना चाहता। ये बात कह के भेजी थी, उसके बाद ही माने नहीं, क्योंकि भोपाल वाले के अंडर उसमें रहे थे। ये बात हमारे यहाँ पर भी आई। तो इस तरह से हमारे राजस्थान में जो आंदोलन चला उसके बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं, कई तरह के हैं। मैं आपको राजस्थान का अलग से हम एक यहाँ पर अगर पीपीटी पेश करना होगा तो मैं आपको पूरा गांधी पर एक पूरा आपके प्रेजेंटेशन दूंगा आपको, और एक 15 अप्रैल पर दूंगा। उसके अंदर करीब 80 स्लाइड्स हैं, जिसके अंदर पूरा स्वतंत्रता आंदोलन उसमें पिक्चर्स के साथ में प्रस्तुत किया गया है। जो कभी हमें चांस मिलेगा बैठ करके आपको बताऊंगा, आप और बातें जो स्पष्ट हो जाएगी आपको। बहुत सारा बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे रूम में आ जाइए, पूछ लीजिए, पास ही मेरा रूम है वहां पर। और मैंने जैसे बताया अंग्रेजी और गणित और जीके, इन तीनों के बारे में आप ग्रुप बना लो। रीना जी ने कह रखा है ग्रुप बना के रखो, उनको अपने कोचिंग कराने के लिए पहले शुरू किया था, लेकिन फिर वो लोग रहे नहीं तो चले गए। अब आप आरएस दे रहे जरूरी नहीं है, आप पटवारी की परीक्षा दे रहे हैं, ग्राम सेवक की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, और चाहे आपके सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं, चाहे क्लर्क की दे रहे हैं, किसी परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा में ये सब्जेक्ट जरूर होते हैं। इंग्लिश, जीके, पटवारी ठीक होता है, पटवारी में गणित होता है, जीके, और तीनों के जो सब्जेक्ट हैं इनके ग्रुप